नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सिंह एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि हम कल की क्लास में ज्योग्राफी के बेसिक चीजों के बारे में अध्ययन किया, आज के सेशन में हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति, तारों का जन्म कैसे हुआ, सौर मंडल कैसे बना, इन तमाम क्षेत्रों की जानकारी आज के सेशन में हम करते हैं। आइए आज के सेशन की हम शुरुआत करते हैं। तो आज का सेशन क्या है? ब्रह्मांड एवं सौर मंडल। सबसे पहले जानते हैं कि ब्रह्मांड होता क्या है। तो ब्रह्मांड के बारे में सामान्य जानकारी के लिए आप जानते रहिए कि हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं, यह पृथ्वी सौर मंडल का एक भाग है और यही सौर मंडल आकाश गंगा का एक भाग है। अभी हम सारी चीजों की एक एक बार जिक्र करते हैं कि आकाश गंगा कैसे बनती है, सौर मंडल का निर्माण कैसे होता है, इन सब क्षेत्रों के बारे में जानते हैं। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि पृथ्वी किसका भाग है? सौर मंडल का एक भाग है। और सौर मंडल की उत्पत्ति कहां से होती है? आकाश गंगा से होती है। या हम कह सकते हैं कि आकाश गंगा का ही एक भाग क्या है? सौर मंडल है। तो विभिन्न यानी कह सकते लाखों आकाश गंगा को मिला करके एक क्या बनाया जाता है? ब्रह्मांड बनाया जाता है। अगर हम जनरली ब्रह्मांड की डेफिनेशन को तय करें तो क्या होगा कि सौर मंडल एवं आकाश गंगाओं से मिलकर के बना क्षेत्र क्या कहलाता है? आकाश गंगा कहलाता है। यानी जिसमें एक ब्रह्मांड में लगभग लाखों आकाश गंगाएं होती हैं। आइए समझते हैं कि इसको थ्योरी कैसे सिद्ध होती है। तो आपको पता है कि दो लोग, आपके दो व्यक्ति हैं, एक का नाम है टॉलमी और दूसरे का नाम है कॉपरनिकस। दो लोगों की थ्योरी से हम थोड़ा सा इनकी अवधारणाओं से हम समझते हैं कि टॉलमी ने क्या कहा था और कॉपरनिकस ने क्या कहा था। टॉलमी ने सबसे प्रथम बताया कि आपका कि पृथ्वी जो है केंद्र में है और सूर्य उसका क्या कर रहा है? चक्कर लगा रहा है। समझिए, ये मान लीजिए कि अर्थ हो गया और ये हो गया क्या है कि किनारे किनारे जो है सूर्य एवं अन्य ग्रह पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। ऐसा किसने कहा? ऐसा टॉलमी ने कहा। परंतु कुछ समय के पश्चात कॉपरनिकस ने इनके इस अवधारणा को खंडन कर दिया। कॉपरनिकस ने बताया कि पृथ्वी केंद्र में ना होकर के केंद्र में कौन है? सूर्य है और पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगा रही है और पृथ्वी के साथ साथ अन्य ग्रह भी सूर्य का चक्कर लगाते हैं। इनकी थ्योरी से ये पता चलता है, बाद में इसका वेरीफाई जो है डॉपलर प्रभाव के द्वारा भी किया जाता है। केपलर की जब ग्रही चक्र आपका नियम आता है उसके दौरान भी ये नियम सिद्ध होता है। तो इससे पता चलता है कि केंद्र में कौन है? सूर्य है, बाकी किनारे किनारे जो है पृथ्वी तथा अन्य ग्रह इसका चक्कर लगाते हैं। आइए समझते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर के आप जानते हैं कि थ्योरी आई थी जिसे कहा जाता है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग सिद्धांत या इसी को एक नाम और दिया जाता है, इसे कहा जाता है महाविस्फोटक सिद्धांत। महाविस्फोटक सिद्धांत। ये आपसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि इसके प्रतिपादक कौन थे। तो इसके प्रतिपादक आप जानते रहिए, इनके प्रतिपादक हैं जॉर्ज लेमेत्रे। इनका नाम है जॉर्ज लेमेत्रे, जिनके नियम की व्याख्या बाद में बेगलर महोदय ने किया।
तो आइए देखते हैं कि बिग बैंग सिद्धांत क्या बताता है। बिग बैंग सिद्धांत ये बताता है कि कोई छोटा सा एक पिंड जो एक गोलाकार की अवस्था में था, जिसका आयतन बहुत कम लेकिन ताप एवं घनत्व बहुत ज्यादा था, जिसके अनुसार इसमें विखंडन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है और कुछ समय के पश्चात इसमें क्या होता है, महाविस्फोट होता है। और महाविस्फोट के कारण ही जो यहाँ के पिंड थे वो छोटे 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 टुकड़ों में क्या किए, बिखर गए। जब ये छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर गए तो उसी समय समय, स्थान एवं वस्तु का जन्म माना गया। ये घटनाएं लगभग 14 अरब वर्ष पूर्व की मानी जाती है। बाद में क्या होता है कि सौर मंडल की उत्पत्ति इन्हीं कणों के द्वारा होती है, क्योंकि ये छोटे छोटे पिंड धीरे धीरे फिर गैसों का एक समूह बना करके आपस में संकुचन करने लगते हैं, जिसमें दो गैसें उत्पन्न होती हैं, एक हाइड्रोजन और हीलियम। और इन्हीं के कारण, हाइड्रोजन और हीलियम के कारण, इनके संकुचन के जरिए सौर मंडल का उत्पत्ति होती है। इन्हीं सौर मंडल से क्या होते हैं, तारों का जन्म होता है। और तारे ही एक दूसरे से, सौर मंडल और तारे एक दूसरे से बंध जाते हैं। इनका संपूर्ण जो आपका एक स्पेशल नाम दिया जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, आकाश गंगा कहते हैं। फ्रीडम से समझिए। यानी ये छोटे छोटे पिंड जो बिखरे हुए थे धीरे 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 क्या किए, गोलाकार होते गए। इन्हीं गोलाकार को एक स्पेशल नाम दे दिया गया, जिसे क्या कहा गया, आकाश गंगा। अब आकाश गंगा को हम जनरली क्या होते हैं, इसको जनरली 3 भागों में बांटा गया है। इसके यानी कहा जाता है कि इसके कितने लेयर होते हैं, 3 लेयर होते हैं। अंदर वाली लेयर को बल्ज कहा गया, मध्य वाले को मध्यवर्ती भुजा कहा गया, और तीसरे को या तीसरी भुजा या बाह्य भुजा कहा गया। बल्ज का मतलब, बल्ज के अंदर क्या माना गया, कि ये बताया जाता है किसी के अंदर आपका कृष्ण विवर है। कृष्ण विवर अर्थात ब्लैक होल। जो पूरी दुनिया का क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल का काम करता है। तो बताया इन्होंने कि बाह्य वाली भुजा में नवीन तारों का जन्म होता है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जब छोटे छोटे कण आपस में जब पुनः संकुचित होने लगते हैं, तो संकुचित हो करके क्या करते हैं, तारों का निर्माण करते हैं। और नवीन तारे जो बनते हैं वो किस भुजा में बनते हैं, बाह्य भुजा में बनते हैं। और जब ये तारों का आकार धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ने लगता है। यानी कहने का मतलब क्या होता है कि गैसों की मात्रा जब बढ़ने लगती है तो उसमें 2 गैसें प्रमुख हो जाती हैं, एक हाइड्रोजन और दूसरा क्या होता है, हीलियम। हाइड्रोजन लगातार क्या होता है, हीलियम में परिवर्तन होने लगता है। आपको पता है कि हीलियम एक निष्क्रिय गैस होती है। जैसे जैसे हाइड्रोजन पूरी तरीके से हीलियम में परिवर्तन होने लगेगा, उसमें धीरे धीरे क्या होता है, विखंडन की प्रक्रिया समाप्त होने लगती है। और ये जो आपका विखंडन की प्रक्रिया या नाभिकीय संलयन की जो क्रिया हो रही थी, वो क्रिया धीरे धीरे रुक जाती है। यानी ये तारे धीरे धीरे किसकी तरफ चले जाते हैं, खिंचते हुए चले आते हैं ब्लैक होल की तरफ। और ब्लैक होल का एक ही काम होता है, जो भी उसके आसपास जाएगा उसको क्या करता है, पकड़ करके खींच लेता है। जब वो अपनी तरफ किसी को खींचेगा तो वो विस्फोट के साथ वो टूटता है, और उसी के टूटने की वजह से कोई छोटा सा टुकड़ा आकर के किसी जगह पर गिर जाता है। और गिरने की वजह से जब वो ठंडा होता है, किसी का गैस के रूप में बनता है, तो किसी तारे के रूप में या किसी भी चीज में वो क्या होता है, बन जाता है। पृथ्वी भी हमारी किसी न किसी तारे का ही भाग था। कोई ना कोई तारा कभी टूटा रहा होगा, उसका एक छोटा सा टुकड़ा आकर के कहां गिर गया, अगर यहां पे आके गिरा और पृथ्वी की क्या हो गई,
आकाशगंगा का नाम क्या है? मंदाकिनी। और ये मंदाकिनी जो होती है, इसका एक भाग जो हमको दिखाई पड़ता है, उसका नाम क्या है? मिल्की वे। ये आपसे क्वेश्चन जो है एग्जामों में पूछे जा चुके। मिल्की वे क्या है? तो मंदाकिनी से जो हमें नग्न आंखों से जो चीजें दिखाई देती है मंदाकिनी में, उसी को क्या कहते हैं? मिल्की वे कहा जाता है। आइए थोड़ा सा और जानते हैं, एक्सप्लेन करते हैं इसके बारे में कि मंदाकिनी को खोजा किसने? सबसे पहले मंदाकिनी का पता लगाया गैलीलियो ने। किसने पता लगाया? गैलीलियो ने। तो मंदाकिनी के बारे में आप जनरली थोड़ा सा जानते रहिएगा कि, और एक क्वेश्चन और यहां से पूछा जाता है कि मंदाकिनी के नजदीक सबसे आकाशगंगा कौन सी होती है? उसका नाम है, सबसे नजदीक आकाशगंगा क्या है? एंड्रोमेडा। क्या नाम है उसका? एंड्रोमेडा। यह हमारी आकाशगंगा के सबसे नजदीक का क्या है? आकाशगंगा है। तो ब्रह्मांड की थ्योरी को दिया किसने? तो ब्रह्मांड की थ्योरी को देने का कार्य किसने किया? बिग बैंग सिद्धांत ने। और इसके प्रतिपादक कौन माने जाते हैं? जॉर्ज लेवेंट्रे, जिसके नियम की व्याख्या वेगनर महोदय ने किया। आइए समझते हैं आगे कि हमारे तारों की उत्पत्ति कैसे होती है, या तारे किस किस रूप में जाने जाते हैं। जानते हैं तारे की उत्पत्ति? तारे बनते कैसे हैं? मैंने आपको बताया कि छोटा सा पिंड जब टूट करके कहीं बिखर जाता है, वापस उनका जब संकुचन होने लगता है, तो जब वो संकुचित अवस्था में आते हैं तो धीरे धीरे उसमें क्या होता है? हाइड्रोजन प्लस हीलियम, यानी हाइड्रोजन हीलियम में बदलने लगता है, जिसकी वजह से क्या शुरू हो जाता है? नाभिकीय संलयन की क्रिया शुरू हो जाती है। जब ये धीरे धीरे संकुचित होना शुरू हो जाता है और एक कह सकते हैं कि एक नए ज्यादा बड़ा समूह जब बना लेता है, उस नए वाले समूह को हम किस नाम से जानते हैं? आदि तारा के नाम से जानते हैं। यानी अभी इसका निर्माण कहां हो रहा है? तीसरी भुजा। जो हमारी आकाशगंगा है, उस आकाशगंगा की तीसरी भुजा में आदि तारा का जन्म होता है। और धीरे धीरे ये लगातार हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तन, यानी हाइड्रोजन विखंडन करा रहा है, यानी नाभिकीय संलयन की क्रिया हो रही। क्यों? क्योंकि इसमें टेम्परेचर अधिक है और घनत्व अधिक है। इसकी वजह से आपका क्या होता है? लगातार हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित होते हैं और धीरे धीरे संकुचित होते होते चले जाते हैं कहां पर? ब्लैक होल के आसपास। जब वहां पर आते हैं अपनी अंतिम अवस्था में, उसे हम लोग क्या कहते हैं? लाल दानव तारा कहते हैं। यानी वो क्या होता है कि एक तरीके से पूर्ण रूप से बना होता है। तो इसको किस नाम से जाना जाता है? लाल दानव तारा के नाम से जानते हैं। जैसे एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं, एक हम गुब्बारे को लेते हैं, उस गुब्बारे में हम क्या करते हैं? हवा डालते हैं। और हवा ये क्या होता है? लगातार जब हम उसमें हवा डालते रहते हैं, एक समय ऐसा आता है जो उसकी पेली जो होती है ऊपर की बंद हो जाती है। उसके पश्चात भी अगर हम हवा डालते हैं तो होता क्या है? गुब्बारा फूट जाता है। सेम प्रोसेस आप यहां पे रखिए कि कोई छोटा सा पिंड, गैसों का छोटा सा पिंड, वो धीरे धीरे क्या हो रहा है? बड़ा हो रहा है। और बड़ा होते होते उसमें क्या हो रहा है? टेम्परेचर और घनत्व क्या हो रहा है? उसका बढ़ रहा है। आयतन नहीं बढ़ना। अगर आयतन बढ़ता तो शायद विस्फोट ना होता। तो याद रखिएगा कि इसमें आयतन नहीं बढ़ता है, लेकिन इसका जो होता है टेम्परेचर और आपका डेंसिटी दोनों बढ़ने लगते हैं। बढ़ते बढ़ते एक समय ऐसा आएगा कि ये क्या होता है कि पूर्ण रूप से जब ये हीलियम में कन्वर्ट हो जाता है तो क्रिया करना क्या करता है? बंद कर देता है। और जब किसी चीज में क्रिया नहीं होगी तो अंदर की जो गैसें होंगी वो
तारे को हम क्या नाम देते हैं? आदि तारा कहते हैं। और जिस तारे का द्रव्यमान जो होता है सूर्य के द्रव्यमान से थोड़ा ज्यादा हो, उसे हम क्या कहते हैं? लाल दानव तारा कहते हैं। और सुपरनोवा में क्या होता है कि जिसका लगभग 22 से 23 गुना जो होता है, जब सूर्य से ज्यादा इसका द्रव्यमान हो जाता है, उस स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं? सुपरनोवा कहते हैं। तो चंद्रशेखर महोदय ने इसकी व्याख्या किया था, जिसलिए इसे क्या कहा जाता है? चंद्रशेखर सीमा भी कहते हैं। इसे चंद्रशेखर सीमा भी कहा जाता है। आगे हम लोग देखते हैं कि सौर मंडल का निर्माण कैसे हुआ। हमारे सौर मंडल में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। सौर मंडल के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं, बाकी इसकी व्याख्या हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। जानते रहिए कि जो ये 3 भुजाएं थी, उसमें जो मध्यवर्ती भुजा होती है, ये मध्यवर्ती भुजा में सौर मंडल का क्या होता है? जन्म होता है। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि मंदाकिनी के किस भाग में सौर मंडल हमारा है, मंदाकिनी के किस भाग में है? मध्यवर्ती भाग में, जिसमें हमारे सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा